देखिए, मांग का नियम अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। मांग का नियम मांग एवं पूर्ति पर निर्भर करता है। मांग का नियम कहता है कि अगर कीमत में वृद्धि होगी तो मांग में कमी आएगी, और कीमत में जब कमी आएगी तो मांग में वृद्धि होगी। मीन्स मांग का नियम कीमत और मांग जैसे अपोजिट है ना। मांग का नियम की मांग पूर्ति का नियम है। देखिए, मांग के नियम में कुछ होते हैं, जैसे होता है स्नाप प्रभाव। स्नाप प्रभाव देखिए क्या होता है कि वीआईपी से थोड़ा अलग दिखाने के लिए हम स्नाप का प्रयोग करते हैं। देखिए, मांग का नियम तभी लागू होता है कि जब कीमत गिरे और अन्य वस्तु की कीमत स्थिर रहे। कीमत गिरे और अन्य वस्तु की कीमत स्थिर रहे तभी मांग का नियम लागू होता है। और पढ़ते हैं बेवलियन प्रभाव। बेवलियन प्रभाव बोले तो कीमत गिरे और क्वालिटी में भी गिरावट हो तो होगा बेवलियन प्रभाव। जैसे लिखा है बैंड वैगन प्रभाव। कीमत का नो इफेक्ट दूसरे के इफेक्ट पर यूज के कारण बैंड वैगन प्रभाव। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे लिखा है बैंड वैगन प्रभाव क्या है। जिससे अब कोई वीआईपी मालिक है वो सेंट लगाता था, अगर उसका लेबर भी सेंट लगाने लगा। मीन्स पहले सेंट देखिए 250 का आता था तो कुल मालिक ही लगाता था, लेकिन कीमत में जब कमी आ गई तो उसका जो लेबर था वो 10 रुपये में भी सेंट वही लगा लेता है, तो इस कारण वह मालिक को नहीं यूज कर पाता है। मीन्स यहाँ पे देखिए कीमत गिरने के कारण नहीं, यदि किसी वस्तु की कीमत गिरे और जन समुदाय के कुछ लोग उस वस्तु की मांग बढ़ाएं, लेकिन कुछ वस्तु को कीमत गिरने के कारण नहीं बल्कि दूसरे लोगों की उपभोग में वृद्धि का कारण अनुकरण करते हुए मांग में वृद्धि करे तो इसे बैंड वैगन प्रभाव कहते हैं, है ना। अब चलते हैं गिफिन वस्तुएं। देखिए, गिफिन वस्तुएं एक तरीके से चाहे इनका प्रयोग करें या ना करें, ये एक प्रकार की घटिया या विलासिता वस्तुएं होती हैं। इनके मांग का नियम नहीं लागू होता है। मीन्स मांग अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी। यही हमारा कौन सी ये हमको दिया था रॉबर्ट गिफिन ने। चलते हैं संयुक्त वस्तुएं। देखिए, संयुक्त वस्तुएं उन्हें कहते हैं कि एक के उत्पादन में वृद्धि करने पर दूसरे के उत्पादन में वैसे ही वृद्धि होती है। जिससे अगर चीनी का दाम बढ़ेगा तो चाय का दाम बढ़ जाएगा। अगर तेल और आलू का दाम बढ़ेगा तो समोसा ऑटोमेटिक बढ़ जाए। तो मीन्स अगर एक जैसे कच्चा तेल का रेट बढ़ेगा अगर तो पेट्रोल का भी रेट बढ़ जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम संयुक्त वस्तुएं। चलते हैं मांग की लोच। देखिए, मूल में परिवर्तन की अनुक्रिया से किसी वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। वस्तुएं लोचदार और बेलोचदार होती हैं। देखिए, जब मूल्य में 1% कमी करें तो और 10% लोग आ जाएं, जैसे फीस 900 रुपये है, फीस मेरे कोचिंग की 900 रुपये है, अगर उसमें हम 1 रुपये कम कर दें और 10% लोग आ जाएं, मीन्स कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे की ना हुई वजह से वो नहीं पढ़ पा रहे, तो हमने 1 रुपये कम कर दिया तो 10 बच्चा आ गया। मीन्स 1% पर आप कमी किया तो 10% लोग आ गए। मीन्स ये लोचदार वस्तुएं हो जाएंगी। ठीक है, मूल में कमी तो मांग में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो ऐसी वस्तुओं को लोचदार वस्तुएं कहते हैं। और इसकी जस्ट अपोजिट क्या होगा, बेलोचदार। लोचदार जस्ट अपोजिट क्या होता है, बेलोचदार वस्तु। जब मूल में कमी करेंगे तो अपेक्षाकृत मांग में कम वृद्धि, जैसे 1% कमी किया लेकिन 3% लोग आए तो अपेक्षाकृत मांग में कम वृद्धि लाती है, तो ऐसी वस्तुओं को बेलोचदार वस्तु कहते हैं। चलते हैं पूर्णतया बेलोचदार वस्तु। ये जैसे लोचदार थी, ये था बेलोचदार। ये लोचदार वस्तु थी, ये क्या थी, बेलोचदार वस्तु। अब आएंगे पूर्णतया बेलोचदार वस्तु। मीन्स जिसमें नमक है, नमक चाहे 100 रुपये किलो चाहे 10 रुपये किलो, नमक मतलब किसी मात्रा में ही खाएंगे ना। जब मूल्य में कमी मांग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लाती है तो इसे पूर्णतया बेलोचदार वस्तु कहते हैं। चलते पढ़ लेते हैं कुछ हवाई अड्डा। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात, गुरु रामदास पंजाब, बीजू पटनायक उड़ीसा, कोचीन केरल, राजीव हैदराबाद, नेताजी कोलकाता, जयपुर राजस्थान, कुशीनगर यूपी, अम्बेडकर महाराष्ट्र, शिवाजी मुंबई। अब सबसे पूछो कि सिक्के की प्रायिकता क्या होती है। देखिए, प्रायिकता में से एक छोटी होती है। अगर कोई आपसे कहे कि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो 2 टेल और हेड टेल आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए, आपको पहले 11 का स्क्वायर लिखना है। आप जानते हैं 121, 11 को जानते 13 31। अगर आपको 11 के पावर 4 निकालना क्या करेंगे, देखिए 1 को ये ध्यान रखना, 1 को आप ऐसे 1 यहाँ लिखा रहने देंगे, 1 को भी यहाँ इसे ऐसे लिखा रहने देंगे, 1 को यहाँ लिख देंगे, फिर 1 और 3 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, और 1 को आपको ऐसे लिख देना। इसी तरह 11 के पावर 4 लिख दिया, उसी तरह 11 के पावर, फिर 11 के पावर 6। और यहाँ पे देखिए इसको जोड़ देंगे हम। यहाँ पे पावर देखिए क्या दिखाता है कि 2 सिक्के उछाले गए, यहाँ पे 3 सिक्के उछाले, यहाँ पे 4 सिक्के उछाले गए हैं।
और उसका अगर जोड़ देंगे 2 1 3 4 तो मिस कुल स्थितियाँ बनेंगी 4 कि कुल टोटल 4 स्थितियाँ बनेगी हेड हेड टेल है ना। यहाँ पे कुल 8, यहाँ पे 16, यहाँ 32, यहाँ पे 64, यहाँ पे 128। तो यहाँ पे देखा, मान लीजिए कि देखिए जैसे यहाँ पे एक लिखा है मीन्स, देखिए यहाँ पे 2 सिक्के हैं तो यहाँ पे क्या 2 हेड आएगा। एक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 सिक्के हैं तो 2 टेल आएगा, 2 हेड हैं 2 टेल है। अगर हम एक ही को ध्यान में रखेंगे तो 2 हेड फिर 1 हेड आएगा। जब 1 हेड आएगा तो सिक्के 2 हैं, तो जाहिर सी बात है अगर 1 हेड है तो 1 टेल आएगा। इसी तरह जहाँ पे देख लें ये 4 हैं, 4 हेड है, यहाँ पे 4 टेल आएगा। 4 हेड फिर 3 हेड फिर 2 हेड फिर 1 हेड। यहाँ पे 3 हेड है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 हेड। यहाँ पे 2 हेड हैं तो अब हम जाहिर सी बात है 2 हेड हैं और 4 सिक्के हैं तो 2 टेल आ जाएगा। अगर 1 हेड है तो 3 टेल आ जाएगा। अगर जिससे कहे एक व्यक्ति ने कुछ धन उधार ले, यदि ब्याज की दर 5% चक्रवृद्धि ब्याज से देय हो और 3 साल का चक्रवृद्धि और ब्याज का अंतर 366 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए लिखा हुआ है तो टोटल जैसे 2 साल का होता है तो इसमें हम भी 11 का स्क्वायर लगाएंगे। 2 साल का निकालना है, कितने साल का, 3 साल निकालना है। देखिए जितने साल कहेगा हम उतने हम लगा देंगे 11 की पावर में। जैसे 3 साल कह रहा है तो 11 की पावर 3 कर देंगे। अगर 4 साल कहेगा तो 11 की पावर हम 4 कर देंगे। देखिए 3 साल है तो 11 की पावर 3 का तो क्या आ गया 13 31 आ गया। ये देखिए कुल जो है क्या मिश्र धन को दिखाता है, ये कुल मिश्र धन को दिखाता है। और इसको यहाँ पे एक 1 है, वहाँ इसको 1 हम छोड़ देंगे। ये देखिए 1 को छोड़ देंगे तो कितना आएगा 331 331। तो 331 देखिए रेशियो में लिख देंगे, है ना। उसी तरह अगर 2 साल की बात करते हैं कि 2 साल का अंतर इतना, तो 2 साल में भी 121 कुल विच्छेदन होता है। और हमेशा हम देखिए पहले वाले को ये देखिए यहाँ छोड़ दिया है, सब में भी 1 हम छोड़ देंगे। अब बचा ये 2:1 2 1 बचा, यहाँ से 3 3 1। तो देखिए हमेशा ये पहला वाला दिखाता है साधारण ब्याज को और अंतिम वाला कुल जितना बचता है ये दिखाता है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। और ये कुल दिखाता है क्या चक्रवृद्धि ब्याज दिखाता है। हमको दिखा 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए CI कितना है 3 3 1, है ना। अब यहाँ पे दिखा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दिखा 3 साल का दिया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 366 है। और यहाँ पे कितना चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, अगर पहले वाले को छोड़ के साधारण ब्याज होता है तो आखिरी वाला क्या होगा 3:1। तो इसलिए हमने इसको देखिए यहाँ पे नेगलेक्ट इसीलिए किया है क्योंकि ये साधारण ब्याज है और साधारण ब्याज को निकालने हमको दिया है क्या उसका अंतर, और ये पीछे वाला इसका दिया होता है अंतर लिख दिया। तो ये देखिए मतलब इसको छोड़ दे 3:1 यहाँ पे बस 3 लिख दिया। अब यहाँ पे हमने देखा दर कितनी 5% थी, 1/20 था। तो 20 के पास 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 1 यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो 61/66, 1/6। और इसका अगर हम यहाँ पे कितने 3 साल का था तो 20 का क्यूब कर देंगे तो 8 गुणे 6 कर देंगे, हमारा यही मूलधन आ जाएगा। जैसे लिखा है वे लोग कब जाएंगे, तो इसमें वे क्या है अन्य पुरुष, वह लड़का दुष्ट, तो वह क्या है अन्य पुरुष सर्वनाम है। देखिए वे सर्वनाम जो अपनेपन का बोध बनाए वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आप जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, लेकिन यह पुरुषवाचक सर्वनाम से भिन्न होता है। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम व्यक्ति या वस्तु के निकट हो तो दूर होने की स्थिति के निश्चय का बोध कराए, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम को निर्देशवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यह वह ये वे, तो यह और ये देखिए पास के लिए निकटवर्ती वस्तुओं के लिए प्रयोग होते हैं। और वह और वे दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे वह बाजार जा रहा है मिस वह बाजार जा रहा है मिस देखिए दूर की ओर जा रहा है। और यह संतोष की कोचिंग है, यह संतोष की कोचिंग है। यह और ये पास के लिए, वह और वे वह बाजार जा रहा है वे बाजार जा रहा है, तो मैं दूर के लिए दर्शाता। देखिए जिन सर्वनामों से संबंधों का बोध हो वैसे शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सो वो जो करेगा सो भरेगा, या वही लड़का जो मेरी कोचिंग पढ़ता है, जो तुम कहोगे वो वही करेगा, ये हमारा संबंधवाचक चलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो कौन कब आदि के वह कहाँ जा रहा है ना। सर्वनाम में नो चेंज होता जेंडर के आधार पर, सर्वनाम में नहीं परिवर्तन होता जेंडर के आधार पर। वह लड़का जा रहा है तो वह लड़का जा रहा है और वही लड़की जा रही है, तो वह देखिए सर्वनाम है, वह क्या है सर्वनाम है। और वह लड़का जा रहा है देखिए वह लड़की जा, तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। सर्वनाम में वर्तमान में 7 कारक हैं। संबोधन कारक सर्वनाम में नहीं होता है। संबोधन कारक जो है सर्वनाम में नहीं होता है। कारकों के आधार पर सर्वनाम का परिवर्तन होता है। सर्वनाम के भी 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। पुरुषवाचक निजवाचक निश्चयवाचक सर्वनामों में ही
या ई प्रत्यय जुड़ता है। निजवाचक सर्वनामों में भी अव्यय जुड़ता है, कुछ भी और कोई भी। देखिए, कोई का प्रयोग दोनों वचनों में प्रयोग करते हैं, किसी को बातों को स्पष्ट करने के लिए, किसी वस्तु को बताने के लिए, या अज्ञात व्यक्ति को या बड़े जानवर को बताने के लिए। कोई का प्रयोग दोनों वचन करते हैं, लेकिन कुछ का प्रयोग एक वचन में करते हैं। कुछ का प्रयोग सामान्यतः विशेषण की तरह होता है, संज्ञा के स्थान पर इसका विशेष शब्द में बताने के लिए करते हैं।